गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करते हैं आप लोग घर पे स्वस्थ होंगे। चलिए, आज 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पे आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग घर पे प्रातः योग कर रहे होंगे और आज के समय में अपने आप को स्वस्थ रखना ही सबसे महत्वपूर्ण कार्य है और वह योग के माध्यम से काफ़ी सरलतापूर्वक किया जा सकता है। चलिए, अब हम लोग अपने टॉपिक स्कूल जेंडर सोसाइटी विषय के एक नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। जो पिछले क्लास में हम लोग जो पढ़े थे कि जेंडर में चैलेंजिंग फील्ड कौन कौन से हैं, जिसमें हम लोग देख रहे थे कि चुनौतीपूर्ण लिंगों के लिए कौन कौन से एरियाज जो है जिसको चैलेंजिंग के रूप में हम लोग देख पा रहे थे या फिर उनको चैलेंजिंग के रूप में स्वीकार करना था। आज हम लोग इस एक नए टॉपिक, उसी से संबंधित एक टॉपिक है जिसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे, जो है लिंग की समानता की शिक्षा में परिवार की भूमिका। अब यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि लिंग की समानता, मैंने कहने का मतलब ये है कि जेंडर के समानता के लिए परिवार क्या भूमिका निभाता है, परिवार का क्या इंपॉर्टेंस है। अब यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि जेंडर की अगर हम लोग बात करते हैं तो जेंडर पुरुष या महिला, बालक या बालिका, इसी रूप में इन्हीं को हम लोग जेंडर कहते हैं। बालक हो या बालिका हो, मेल हो या फीमेल हो, वो किसी न किसी एक परिवार में रहता है या फिर किसी न किसी परिवार का एक सदस्य होता है, किसी समाज का सदस्य होता है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि एक बच्चा जब जन्म लेता है तो किसी न किसी एक परिवार में जन्म लेता है, किसी न किसी एक समाज का अंग होता है। अब इसमें हम लोगों को देखना है कि जब जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है, जिस परिवार में उसका जन्म होता है, जिस वातावरण में वो पलता बढ़ता है, उस वातावरण का, उस परिवार का उसके ऊपर काफी अधिक प्रभाव पड़ता है और वही प्रभाव उसके वही परिवार उसके ऊपर जेंडर के ऊपर, उस वातावरण का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। और इसी के आधार पर हम लोगों को देखना है कि परिवार की क्या भूमिका है लिंगों को समानता, जेंडर को इक्वल, मेल और फीमेल को इक्वल करने के लिए दोनों में क्या किस तरह के परिवार की भूमिका होती है। जिसमें हम लोगों का सबसे पहला पॉइंट जो हम लोगों का है परिवार का पृष्ठभूमि, परिवार का पृष्ठभूमि। अब यहाँ पे पृष्ठभूमि कहने का मतलब है कि परिवार का बैकग्राउंड क्या है, बच्चा किस तरह के फैमिली में जन्म लिया है, बच्चा का किस तरह का फैमिली है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे कि फैमिली हम लोगों को अगर सामान्य रूप से देख सकते हैं तो हम अपने समाज में संयुक्त परिवार को देख सकते हैं, एकाकी परिवार को देख सकते हैं, रूढ़िवादी परिवार को देख सकते हैं, गतिशील परिवार को देख सकते हैं। और जिस तरह के परिवार के बैकग्राउंड में बच्चा का जन्म होता है, उसका सामाजिकरण भी उसी रूप में होता है और उसके ऊपर उस परिवार का काफी अधिक प्रभाव पड़ता है। और परिवार का पृष्ठभूमि जितना बेहतर होगा उतना ही बेहतर तरीके से स्त्री और पुरुष दोनों का बेहतर विकास हो पाएगा। और यहाँ पे जो चैलेंजिंग जेंडर है या फिर जेंडर में की जो असमानता आज हमें अपने समाज में देखने को मिल रही है, वह असमानता को हम लोग परिवार के माध्यम से हम उसे दूर कर सकते हैं। और पृष्ठभूमि जितनी बेहतर होगी उतनी ही बेहतर तरीके से हम समाज के जेंडर्स के बीच में असमानता को दूर कर पाएंगे। उसके बाद से दूसरा जो हमारे पास पॉइंट है अशिक्षा एवं जागरूकता का अभाव। अशिक्षा में एवं जागरूकता का अभाव, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि आज हमारे समाज में शिक्षा और जागरूकता का पर्याप्त मात्रा का अभाव है। जहाँ ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी अशिक्षित व्यक्ति हैं, रूढ़िवादी परिवार हैं जिनमें अभी भी शिक्षा का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है, पर्याप्त मात्रा में उनमें जागरूकता उत्पन्न नहीं हो पाई है, जिसके कारण वो लड़के और लड़कियों में भेद करते हैं और दोनों को सामान्य शिक्षा या सामान्य गतिविधियों में कार्य करने का अवसर कम प्रदान करते हैं। और इसको अगर शिक्षा और जागरूकता को अगर हम लोग बेहतर रूप से पर्याप्त मात्रा में विकसित करते हैं तो हम जेंडर के बीच में समानता को ला पाएंगे। और ये परिवार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि परिवार ही एक बच्चे का प्रथम स्कूल होता है और माता पिता ही प्रथम शिक्षक होते हैं। अगर परिवार का वातावरण जितना बेहतर होगा उतना ही बेहतर तरीके
तरीके से हम जेंडर्स में समानता को विकसित कर पाएंगे और बेहतर परिणाम की पुष्टि कर पाएंगे। उसके बाद से हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है रूढ़िवादी। रूढ़िवादी कहने का मतलब है कि एक परिवार की एक ऐसा स्वरूप जिसमें रूढ़िवादिता पाई जाती है। इसमें कहा जाता है कि इस तरह का जो परिवार होता है वो रूढ़िवादी माने पुराने परंपराओं को वो मानता है, नए आधुनिक युग के नियमों को, आधुनिक प्रक्रियाओं को स्वीकार नहीं करता। वो आदिकाल से चलते आ रहे नियम परंपराओं को ही वह मानता है और उसी के अनुरूप अपने जेंडर्स को आगे चलने का प्रयास कराते हैं। लेकिन उस रूढ़िवादी के अंतर्गत आज आधुनिक युग, आज गतिशील युग है, आज भौतिकवादी युग है, यहाँ पे प्रत्येक विज्ञान का युग है, यहाँ प्रत्येक समय अनेकों प्रकार के खोज हो रहे हैं, परिवर्तन आ रहे हैं और उसके आधार पर हमारा समाज भी परिवर्तनशील हो रहा है। और उसके आधार पर अगर हम लोग रूढ़िवादिता को अगर प्राथमिकता देंगे तो इस तरह की प्रक्रियाओं में हम जेंडर्स में बेहतर समानता का आसार नहीं देख पाएंगे। उसके बाद है हमारी सामाजिक स्थिति। अब यहाँ पे देखना है कि सामाजिक स्थिति क्या है, कि किसी परिवार का सामाजिक स्थिति क्या है। परिवार के एक समाज में प्रत्येक परिवार आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, जाति के रूप से कई वर्गों में विभक्त है। यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि समाज में परिवार की क्या स्थिति है, किस सामाजिक स्थिति उसकी किस तरह की है। जितना बेहतर तरीके से उसकी सामाजिक स्थिति होगी उस समाज में उपस्थित या उस समाज का परिवार के से संबंधित बच्चों का बेहतर सामाजिकरण हो पाएगा और उनमें जेंडर की जो समानता है उसको समानता को देखने को मिलेगा। उसके बाद से होता है हम लोगों का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सर्वांगीण विकास के लिए कार्य। अब यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि सर्वांगीण विकास परिवार को चाहिए कि वो चाहे उस परिवार में लड़का हो या लड़के, बालक हो या बालिका हो, उन दोनों के लिए सर्वांगीण विकास के लिए उनके लिए कार्यक्रम करें, शिक्षा की व्यवस्था करें और उनमें किसी भी बिना भेदभाव के उनके विकास, वृद्धि और विकास को बेहतर रूप से सुनिश्चित करें और उनका विकास में योगदान दें। उसके बाद से हम लोगों का जो नेक्स्ट पॉइंट है समानता का व्यवहार। अब यहाँ पे समानता का व्यवहार कहने का मतलब परिवार को चाहिए कि अगर अपने परिवार में बालक है, बालिका है तो दोनों को समानता दिया जाए, उन्हें सामान्य रूप से उनके अधिकारों को, उनके व्यवहारों को, उनके कार्यों को बेहतर से बेहतर महत्व दिया जाए और किसी भी रूप से हम उनको असामान्य रूप से या असामान्य दृष्टिकोण से का विकास न होने दें और बेहतर तरीके से उनका पालन पोषण करें और उनको बेहतर सामान्य व्यवहार में और सामान्य दृष्टिकोण को उन पर रखें जिनसे उनके अंदर बेहतर समानता का विकास हो सके। अब यहाँ पे हम लोग जो नेक्स्ट पॉइंट है सामान्य शिक्षा की व्यवस्था। आज हम लोग देखते हैं सामान्य शिक्षा बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं कि हम बालकों को स्कूल तो भेजते हैं लेकिन बालिकाओं को स्कूल नहीं भेजते हैं। ये भी बहुत सारे समाज में ये भी मान्यताएं हैं कि बालिकाओं को अधिक शिक्षा या अधिक विकास करके कोई किसी भी तरह का लाभ नहीं है, उन्हें दूसरे के घर जाना है। इस तरह की कई तरह की बातें विकसित हो चुकी हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि सामान्य शिक्षा की व्यवस्था अगर हम बालक बालिकाओं में अगर बेहतर शिक्षा की व्यवस्था करें, क्योंकि दोनों समाज में या फिर मनुष्य रूपी जो जेंडर मेल और फीमेल है प्रकृति में, दोनों का इम्पोर्टेंस है, दोनों अपने अपने विशेषताओं के लिए प्रमुख स्थान रखते हैं, दोनों की तुलना अपने अपने जगहों पे काफी विशिष्ट है, दोनों का अपना उत्तरदायित्व है, अपना कार्य है, अपनी विशेषताएं हैं। तो हम दोनों के लिए शिक्षा की जो व्यवस्था है अगर हम सामान्य रूप से करते हैं, दोनों को सामान्य रूप से शिक्षा प्रदान करेंगे तो दोनों का विकास बेहतर होगा और दोनों अपना परिणाम, अपना योगदान, अपने कार्य को बेहतर से बेहतर तरीके से कर पाएंगे। उसके बाद से हमारे पास जो है नेक्स्ट पॉइंट है उदार दृष्टिकोण का विकास। उदार दृष्टिकोण का विकास कहने का मतलब है कि परिवार के जो मुख्य सदस्य हैं उन मुख्य सदस्य में बालक बालिकाओं के प्रति उदार दृष्टिकोण होना चाहिए, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का संकीर्ण दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए, उनके अंदर उदार दृष्टिकोण होना चाहिए और सामान्य दृष्टिकोण से दोनों का पालन पोषण करना चाहिए। उसके बाद से जो है बालिकाओं के महत्व से अवगत कराना। अब यहाँ पे बालिकाओं के महत्व से अवगत कराना, अब परिवार को चाहिए कि बालिकाओं के महत्व, समाज में जो रूढ़िवादी विकसित हो गई है, अजागरूकता विकसित हो गई है, उसमें हम लोगों को चाहिए कि बालिकाओं के महत्व से अवगत समाज को, परिवार को
ये चाहिए कि बालिकाओं का जो इम्पोर्टेंस है, बालिकाओं का जो महत्व है, उससे अगर हम लोग जागरूक हो पाएंगे, उसके महत्व को समझ पाएंगे, तो हम बेहतर से बेहतर समानता को, जो जेंडर्स में असमानताएं विकसित हो गई हैं, उन असमानताओं को दूर कर दोनों जेंडरों में हम लोग समानता को देख पाएंगे। उसके बाद से है पारिवारिक कार्यों में सामान्य सहभागिता। अब यहाँ पे सहभागिता, पारिवारिक कार्यक्रम, अब यहाँ पर बहुत सारे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे परिवार में हम लोग बालिकाओं को निम्न निम्न कार्य के लिए या फिर केवल घरेलू कार्य के लिए ही हम उन्हें सीमित रखे हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि परिवार के कार्य, परिवार के जो भी कार्यक्रम है, जिस तरह के, चाहे वो किसी भी रूप के कार्य हो, उन सभी कार्यों में सभी, चाहे लड़का हो या लड़की हो, बालक हो या बालिका, उनको सामान्य रूप से कार्य करने का अवसर देना चाहिए, सामान्य रूप से कार्य में भागीदारी देनी चाहिए, जिससे हम लोग बालक और बालिकाओं के व्यक्तित्व का विकास कर पाएंगे और उनका सर्वांगीण विकास होते हुए देख पाएंगे। उसके बाद से होता है हमारा हीनता युक्त शब्दावली का प्रयोग पे निषेध। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हीनता युक्त शब्दावली का प्रयोग निषेध। अब यहाँ बहुत सारे परिवार में होता है कि वो बालिकाओं को बहुत सारी बातें कहते हैं, उन्हें अशब्द बातों का प्रयोग करते हैं। उन सारी बातों पर अंकुश लगाना चाहिए और जिससे परिवार के मेल और फीमेल दोनों जेंडरों का बेहतर मूल्यांकन हो सके, दोनों की मानसिकता का विकास हो सके, जिससे दोनों में आदर भाव का विकास हो सके। तो यहाँ पे हमको चाहिए कि परिवार में हीनता युक्त शब्दावली का प्रयोग नहीं होना चाहिए और मधुर शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे हम लोगों का जो बालक और बालिकाएं दोनों की जो सामाजिकरण की प्रक्रिया जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है, उस सामाजिकरण की प्रक्रिया में ही वह समझ पाए कि दोनों का इम्पोर्टेंस बहुत अधिक है, दोनों का महत्व अपने अपने स्थान पे बहुत अधिक है, जिसके कारण दोनों एक दूसरे को सम्मान दें और एक दूसरे को बेहतर से बेहतर तरीके से विकसित होने में सहायता करें। उसके बाद से हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट है उच्च चरित्र तथा व्यक्तित्व का निर्माण करना। उच्च चरित्र एवं व्यक्तित्व का निर्माण करना, परिवार को चाहिए कि शिक्षा के माध्यम से नैतिक कार्यों को जो उच्च चरित्र, जैसे नैतिक कार्य हुआ, व्यक्तित्व का उनका विकास हो, स्त्री और पुरुष दोनों का बेहतर, लड़के या लड़कियां दोनों का बेहतर चरित्र का विकास हो, बेहतर व्यक्तित्व का विकास हो। और ये तभी संभव है जब शिक्षा का उच्च स्तरीय गुण उनमें प्रवेश कराया जाए और उच्च स्तरीय ज्ञान की प्राप्ति दी जाए, तभी हम उसके उच्च चरित्र और व्यक्तित्व में विकास कर पाएंगे। और जब दोनों जेंडर के दोनों रूपों को, स्त्री और पुरुष, बालक और बालिकाएं दोनों को अगर हम लोग सामान्य रूप से शिक्षा प्रदान करते हैं, सामान्य रूप से ज्ञान देंगे, तो उनमें उच्च चरित्र और व्यक्तित्व का उनका बेहतर निर्माण हो पाएगा। जो भी उन्हें जन्मजात गुण मिले हैं, उन जन्मजात गुणों को शिक्षा के माध्यम से हम बेहतर से बेहतर निखार सकते हैं और उनको बेहतर से बेहतर एक परिणाम में, एक व्यक्तित्व में निर्मित कर सकते हैं। उसके बाद जो हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट है व्यवसायिक कुशलता के लिए शिक्षा। अब यहाँ होता है कि व्यवसायिक कुशलता के लिए शिक्षा की बात करें तो बालिकाओं के लिए भी हम लोगों को, परिवार को चाहिए कि व्यवसायिक शिक्षा से संबंधित उनको रोजगार से संबंधित कार्यक्रमों को बताया जाए, व्यवसायिक शिक्षाएं प्रदान की जाए, जिससे वो आर्थिक रूप से मजबूत हो पाए और अपने कार्य को बेहतर से बेहतर तरीके से कर पाए और समाज में एक स्वतंत्र जेंडर के रूप में विकसित हो पाए। उसके बाद नंबर 4 है आर्थिक संसाधनों पे एकाधिकार। आर्थिक संसाधनों पे एकाधिकार, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आर्थिक संसाधनों पे एक अधिकार की अगर बात करते हैं तो परिवार को चाहिए कि घर में चाहे बालक हो या बालिका हो, आर्थिक रूप से उस पर दोनों का अधिकार होना चाहिए, किसी एक का उस पर वर्चस्व नहीं होना चाहिए। अगर हम आर्थिक रूप से, आर्थिक संपदा पे अगर दोनों को सामान्य रूप से अधिकार देते हैं तो दोनों में एक समानता का भाव विकसित होगा और उन दोनों में बेहतर से बेहतर हम लोग विकास को देख पाएंगे। उसके बाद हम लोगों का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो साथ साथ रहने तथा कार्य करने की प्रवृत्ति का विकास है। साथ साथ रहने, एक जेंडर, एक समाज में जब कई लोग एक साथ रहते हैं तो उसमें मेल और फीमेल, जिसमें कई जेंडर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। तो अगर हम लोग बच्चे को परिवार में से ही
जन्म से ही अगर साथ रहने की शिक्षा प्रदान करते हैं या साथ रहने की विशेषताओं से उन्हें अवगत कराते हैं और दोनों के महत्व को बताते हैं, तो दोनों आगे चलकर जब बड़े होकर समाज का एक विशिष्ट व्यक्ति बनेंगे तो वहाँ पे वो दोनों मेल और फीमेल दोनों एक दूसरे का आदर सत्कार करेंगे और एक दूसरे के लिए सम्मान प्रकट करेंगे और बेहतर तरीके से अपने कार्य को कर पाएंगे। और कार्य करने की प्रवृत्ति का विकास करने का मतलब है कि जो भी कार्य हो रहा है सामाजिक गतिविधियों में या पारिवारिक गतिविधियों में जो भी कार्य करेंगे वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कार्य करेंगे और बेहतर कार्य को कर पाएंगे। उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट जो है बालिकाओं के आत्म प्रकाशन के अवसर को प्रधानता। अब यहाँ पे देखना है कि आत्म प्रकाशन जो बालिकाओं को जन्मजात प्रत्येक व्यक्ति को कुछ मूल प्रवृत्तियां मिली होती हैं जिसे हम लोग शिक्षा के माध्यम से उजागर करते हैं या शिक्षा के माध्यम से उसे उन्नत करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखना है कि आत्म प्रकाशन बालिकाओं को सेल्फ कॉन्फिडेंस के तहत या सेल्फ आइडेंटिफिकेशन की प्रक्रिया के तहत हम लोग उसे बेहतर आत्म प्रकाशन उसके अपने अस्तित्व को जानने पर बल देते हैं और उनके अपनी वास्तविक स्वरूप को पहचानने में मदद करते हैं और जिसके माध्यम से वह अपनी क्वालिटीज को अपने जन्मजात गुणों को बेहतर से बेहतर रूप से विकसित कर पाती हैं और वह अपना स्वतंत्र रूप से अपना अस्तित्व को व्यक्त कर पाती हैं। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इन सभी पॉइंट्स के माध्यम से एक परिवार में जन्मा हुआ जो बच्चा बालक और बालिकाओं के रूप में रहता है परिवार की मदद से वह अपनी समानता को प्रकट करता है और ये परिवार की मुख्य भूमिका होती है क्योंकि परिवार ही बच्चे का प्रथम स्कूल और प्रथम माता पिता ही उसके प्रथम शिक्षक के रूप में होते हैं। अगर परिवार से ही अगर बच्चे में समानता का भाव अगर विकसित होता है तो वो आगे चल के उसमें समानता का भाव को विकसित करना समानता के दृष्टिकोण को विकसित करना काफ़ी आसान हो जाता है और परिवार की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और परिवार जितना ही बेहतर तरीके से इन समानताओं पर बल देगा उतना ही बेहतर तरीके से हम लोग जेंडर्स लिंग की समानताओं को हम लोग देख पाएंगे और इसको हम लोग बेहतर रूप से व्यक्त कर पाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और आप योग करते रहिए और घर पे स्वस्थ रहिए।